हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति मालपानी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हमने एक पॉइंट चार्ज और पॉइंट चार्जेस के सिस्टम की वजह से r दूरी पर पोटेंशियल कैलकुलेट किया था ना। आज हम क्या करेंगे, एक विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसके अक्ष और उसके निरक्ष पर कितना पोटेंशियल होता है, आज हमें वो कैलकुलेट करना है। अब आप लोगों को अगर याद हो तो हमने द्विध्रुव के अक्ष और निरक्ष दोनों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाली थी ना। और हमने वहाँ से एक रिजल्ट निकाला था कि द्विध्रुव के अक्ष पर जो तीव्रता होती है वो निरक्ष की 2 गुना होती है। याद है ना कुछ? लास्ट चैप्टर की वीडियोस देखिएगा, आप लोगों को याद आ जाएगा। अब आज हमें अक्ष और निरक्ष पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हम लोग लास्ट जो चैप्टर है उसकी तरह 2 डेरिवेशन नहीं करेंगे। यहाँ पे हम एक ही डेरिवेशन करेंगे, एक जनरल फॉर्मूला निकालेंगे और उस जनरल फॉर्मूले को अक्ष और निरक्ष में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे वो तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हेडिंग लगाइए, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना। अब देखो, हमें द्विध्रुव के कारण निकालना है तो पहले द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। अब द्विध्रुव यानी कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो क्या होता है, ये हम लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, कि 2 आवेश होते हैं जिनका परिमाण समान होता है और प्रकृति विपरीत होती है। दोनों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, एक डायपोल का निर्माण करते हैं। तो हमने 2 चार्ज ले लिए हैं, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, और इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ तक करिएगा, इन दोनों के बीच की दूरी है d। हम d ही मान के चल रहे हैं ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस जो ये डायपोल है इसके केंद्र से, हमेशा हम केंद्र से लेते हैं दूरी, लास्ट वीडियो में भी हमने केंद्र से ही लिया था। तो केंद्र, मान लीजिए केंद्र है इसका ये रहा O, उससे r दूरी पर कोई बिंदु है P, ये दूरी कितनी है r। हमें इस बिंदु P पर पोटेंशियल विभव की गणना करनी है। तो वैसे ही करेंगे भाई, ये Q है प्लस Q, पॉइंट चार्ज है तो इस Q के कारण इस पे निकाल लेंगे। माइनस Q कहता है मैं भी तो पॉइंट चार्ज हूँ तो इसके कारण भी निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमें P के ऊपर टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। है ना आसान। अब हम क्या मान लेते हैं कि प्लस Q से बिंदु P की दूरी कितनी है r1, माइनस Q से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है r2 है। अब आपको ये r1 r2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बस यहाँ पे ये दिक्कत है क्योंकि आपने ये दूरी मानी है, दे थोड़ी रखी है। तो जो चीज़ हम मानते हैं उसको हमें निकालना पड़ता है ना। तो अगर आपको r1 मिल जाए और r2 मिल जाए फिर तो बहुत आसान डेरिवेशन हो गया। अरे तो r1 r2 निकालना भी टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है। अभी हम करते हैं। सबसे पहले आप इसकी थ्योरी लिख लीजिएगा। ठीक है, थ्योरी यहाँ गिवन है। अब तक तो आप लोगों को थ्योरी लिखना वैसे भी आ चुका होगा ना। चलिए अब देखो, हम जानते हैं क्या, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव कितना होता है। लास्ट वीडियो में निकाला है हमने, कितना होता है KQ/R। तो प्लस Q के कारण कितना हो जाएगा, मान लो V1 KQ/R1, माइनस Q के कारण V2 माइनस KQ/R2। मैंने कहा था साइन लेने हैं चार्जेस के, इसलिए यहाँ माइनस लगा है। तो टोटल कितना पोटेंशियल आ गया, टोटल आ गया V1 प्लस V2, ये आ गया बिंदु P पर टोटल पोटेंशियल। ठीक है, देखो बच्चों, इंग्लिश वर्ड्स आप लोगों को जरूर याद करना है। मैंने बताया था ना भाई, आपको 11th-12th में तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आगे जाओगे तो हर चीज़ हिंदी में तो नहीं मिलती है। तो यहीं से ही करते रहो ना, ताकि आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब देखो V1 और V2 की वैल्यू पुट कर दो, KQ/R1 प्लस माइनस KQ/R2। क्या कॉमन, KQ, 1/R1 माइनस 1/R2। LCM ले लीजिए, कितना आया R1 R2, R1 से R1 कैंसिल तो R2, R2 से R2 कैंसिल तो R1। ये आ गया हमारा VP। बस अब R1 और R2 की वैल्यू लानी है और यहाँ पे पुट करनी है। चलिए अब हम निकालते हैं R1 और R2 की वैल्यू, किसकी फॉर्म में, D, क्योंकि D हमें गिवन है
और R भी हमें गिवन है, तो D और R के फॉर्म में हमको R1 और R2 की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। अब कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा, बस समझने वाला पार्ट यही है। चलिए देखो, पहले हम निकालते हैं R1 की। तो मैंने डायग्राम को सेपरेट कर लिया। ये मेरा मूल मतलब बीच वाला बिंदु था डायपोल का O, ये है प्लस Q, जिस बिंदु को मैंने नाम दे दिया A। ये रहा वो बिंदु P जो R दूरी पर है, ये रहा R1। अब आपको अगर R1 की वैल्यू चाहिए तो प्लस Q आवेश से, कहाँ से, प्लस Q आवेश या बिंदु A से, इस नीचे वाली जो रेखा है ना ये OP, इस पर आपको एक लंब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। लंब या परपेंडिकुलर, लेकिन इस तरह से करना है कि जहाँ भी ये इसको काटे, लंब जिस बिंदु पर इसको काटे उस बिंदु के बाद वाली जो दूरी है वो R1 के बराबर हो जाए। तो मैंने ये एक लंब डाला, ये वाला, ठीक है, यानी कि ये NP है, वो कितनी हो जानी चाहिए, AP के बराबर, ठीक है, NP R1 के बराबर होनी चाहिए। आपको इस तरह से एक परपेंडिकुलर लंब ड्रॉ करना है। ओके, ये हमने कंडीशन रखी है। अब देखो आपकी जो ये R है वो बताओ टोटल कितनी है, ON प्लस NP है या नहीं। अब NP तो मेरी कितनी हो गई, R1 हो गई ना। अब मुझे अगर ON मिल जाए, एक ON ही तो चाहिए। अब देखो ON कैसे निकालेंगे, हम मान के चलते हैं कि ये जो एंगल है इस लाइन के और इस लाइन के बीच का एंगल है थीटा। कितना है, थीटा एंगल बना रहा है। अगर ये थीटा है तो आप लोगों ने वो घटक पढ़ा है 11th क्लास में, ऐसा कुछ, अगर ये कोई R है जो x एक्सिस से थीटा कोण बनाता है तो ये क्या होता है, R cos थीटा, और ये क्या होता है, R sin थीटा। पढ़ा है ना कंपोनेंट्स निकालना, भाई थीटा जिसके साथ होता है वो cos कंपोनेंट होता है और इसके लंबवत साइन होता है। अब देखो बताओ ये दूरी d/2 होगी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि O द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी d है, तो मध्य बिंदु से एक चार्ज की दूरी कितनी होगी, d/2। ये एंगल हम थीटा मान रहे हैं, तो बताओ ये वाला घटक कितना होगा, d/2 का cos थीटा, और इसके लंबवत जो होगा वो क्या होगा, d/2 का sin थीटा। होगा नहीं होगा, मुझे तो भाई इससे मतलब है, मुझे तो ON चाहिए। तो बताओ ON कितना आ गया, d/2 cos थीटा। आया नहीं आया, बस आ गया। तो बताओ R1 कितना आ गया, R1 हो गया, भाई आपको R1 चाहिए तो अगर आप इस पूरे में से ये दूरी घटा दो, यही तो बताया ना मैंने, अगर इस पूरे में से ये दूरी घटा दो तो बताओ ये बची हुई दूरी R1 होगी नहीं होगी, होगी। तो R माइनस d/2 cos थीटा, ये हो गई मेरी R1। बताओ है ना आसान। चलिए जब R1 निकाल लिया तो बिल्कुल यही काम R2 के लिए करना है, करिए। अब देखो R2 के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये रहा मध्य बिंदु, ये रहा P और Q नीचे तो था माइनस Q। अब हम क्या करेंगे, हमें तो वापस इसी बिंदु से लंब डालना है, चार्ज वाले बिंदु से ही तो लंब डालते हैं। अब हम लंब डालेंगे तो ये रेखा तो पीछे की तरफ है ही नहीं, तो पहले इस रेखा को पीछे बढ़ाइए। हमने इस रेखा को पीछे बढ़ा लिया। जब भी हम कोई रेखा पीछे बढ़ाते हैं ना बच्चों, तो आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, हम उसको डॉट डॉट लाइन से शो करते हैं ताकि वो अलग से नजर आए कि हमने इसको बढ़ाया है ना। चलिए अब इससे इसके ऊपर लंब डाला। किस तरह से लंब डालना है कि ये पूरी दूरी इस R2 के बराबर हो जाए। भाई लंब के बाद वाली दूरी R2 के बराबर होनी चाहिए, यही तो होता है। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमारी पूरी दूरी अब की बार R2 के बराबर है। इतनी तो हमें पता है कि R है, अगर मुझे इतनी सी और मिल जाए तो बताओ इन दोनों को जोड़ दूंगी तो R2 मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा। चलिए ये एंगल वही थीटा, ये एंगल थीटा, ये दूरी d/2, तो ये हो गया d/2 cos थीटा, और इसके लंबवत जो भी होगा वो क्या होगा, d/2 sin थीटा। मुझे तो इस दूरी से मतलब है, कितनी है, d/2 cos थीटा। तो बताओ R2 कितना आ गया, R प्लस d/2 cos थीटा। आया समझ में। बाकी आप लोग एक बार घर पे खुद से करिएगा डायग्राम बना के, तभी चीज़ और अच्छे से क्लियर होती है ना। चलिए जब R1 R2 मिल गए तो देरी किस बात की, रख दीजिए फॉर्मूले में, KQ R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। नीचे R1 R2 है तो इसको जब सॉल्व किया तो वो फॉर्मूला नहीं होता है A² माइनस B²। मैथ्स तो मतलब आपको फिजिक्स में हर जगह मिलेगी, इसलिए मैथ्स तो स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए। ये फॉर्मूला नहीं होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। बस देखो r प्लस डी बाई टू कोस थीटा और r1 क्या था, r माइनस डी बाई टू कोस थीटा, तो प्लस माइनस ये तो है और नीचे r1 r2 था तो दोनों गुणा में, तो कैसे लिखेंगे, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया। ठीक है, क्या कट रहा है, ये डी बाई टू है, ये कट गया। अब देखो r से r कट गया और ये दोनों जुड़ गए, डी बाई टू कोस थीटा प्लस डी बाई टू कोस थीटा कितना हो गया, डी कोस थीटा, के क्यू एज इट इज़, नीचे वाला एज इट इज़। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या जानते हैं, हमें डाइपोल की एक प्रॉपर्टी पता है, क्या पता है कि डाइपोल जो होता है उसमें दोनों जो चार्जेस होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है ना वो बहुत कम होती है, ये हम जानते हैं। यानी कि अगर मैं आर से कंपेयर करूँ डी को तो आर तो बहुत बड़ा होगा, भाई आर तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन डी आर की तुलना में बहुत छोटा होगा ना। जब ये छोटा होगा तो ये वाली जो पूरी टर्म है ना, कौन सी, ये वाली, जब डी बहुत छोटा होगा तो ये टर्म भी बहुत छोटी होगी ना, तो हम इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, यानी कि ज़ीरो के बराबर मान लेते हैं। किस अजम्पशन से, इस अजम्पशन से। तो बताओ वी का हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या आ गया, देखो ये ज़ीरो हो गया तो के क्यू डी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही आया ओनली। तो यही है हमारा द्विध्रुव के कारण पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला। मैंने कहा था ना पहले हम जनरल फॉर्मूला निकालेंगे और देन हम उसको अक्ष और निरक्ष के लिए डिवाइड करेंगे। के क्यू डी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। चलिए अब देखिए आप लोग क्या जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि Q इंटू डी क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है ना, इसे हम लिखते हैं P। तो इसी फॉर्मूले को P के रूप में भी लिखा जा सकता है, क्यू डी की जगह P रख दीजिए, तो के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एग्जाम में हो सकता है आपको कभी कभी डायरेक्ट P की वैल्यू दे दे और P की वैल्यू ना दे के वो Q और D की वैल्यू दे दे, तो आपको P का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ओके बच्चों, चलिए अब इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पोटेंशियल तो वेक्टर होता ही नहीं है, हम वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखे। माना कि आपका पोटेंशियल वेक्टर नहीं है, लेकिन अगर हम पोटेंशियल जो है उसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख दे तो सॉल्व करने पे तो स्केलर ही मिलेगा और पोटेंशियल भी स्केलर होता है। अब देखो के पी डॉट, अब देखो यहाँ से के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है या नहीं। अब P तो आपका वेक्टर होता है और R भी एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी, तो मोड है यहाँ तो, लेकिन अगर मैं इसको R की फॉर्म में लिखूंगी तो वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो इसको ऐसे लिख सकता है के पी डॉट आर कैप अपॉन आर क्यूब। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि वेक्टर R अपॉन आर कैप होता है। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे, तो देखो के पी डॉट वेक्टर R अपॉन आर क्यूब, अगर मैंने ऊपर वेक्टर R लगाया तो मैंने नीचे स्क्वायर था उसकी जगह आर क्यूब लिख दिया, मुझे इसके मोड से नीचे भाग भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब वेक्टर R अपॉन आर, अब देखो एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है के पी डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। आप लोग कह रहे हो कि नहीं मुझे नीचे आर स्क्वायर नहीं चाहिए, कोई बात नहीं है, अगर आपको नीचे आर क्यूब नहीं चाहिए तो आप आर कैप कर दीजिए डायरेक्ट, के पी डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि मॉड आर कैप कितना होता है 1। तो बताओ फॉर्मूले में कोई फ़र्क पड़ा नहीं। और जब आप इसको खोलोगे तो कॉस थीटा आएगा नहीं आएगा, ये कॉस थीटा, इसी को तो डॉट में कन्वर्ट किया है हमने। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वेक्टर के फॉर्म में पोटेंशियल, आया समझ में। चलिए अब इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, वो कैसे, हमने ग्रेड के बारे में पढ़ा है ना, ग्रेड 1 अपॉन आर होता है माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। मैंने बताया था आपको ये ध्यान रखना है, ग्रेड 1 अपॉन आर कितना होता है, माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप कहीं नज़र आ रहा है, ये रहा 1 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, यानी कि ये पूरी फॉर्म। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस को इधर ले आओ, माइनस ग्रेड 1 अपॉन आर, माइनस बाहर निकल गया तो आ गया पी डॉट ग्रेड 1 अपॉन आर, ये होता है इसका थर्ड फॉर्मूला। देखो हमने कितने में कन्वर्ट कर दिया, एक फॉर्मूला था
उसके कितने सारे रूप निकाल दिए। ठीक है, तो ये सब आपको आने चाहिए, रटना नहीं है, निकालना आना चाहिए। ओके, चलिए अब देखिए हमारा, पहले तो हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। भाई हमने जो फॉर्मूला निकाला है उससे v बताओ प्रोपोर्शनल टू 1/r² है या नहीं, है ना। ये देखो v प्रोपोर्शनल टू 1/r² है ना। 1/r² का जो ग्राफ होता है, अगर मैं v और r के बीच खींचूं तब तो ऐसा घटता हुआ, और 1/r² और v में खींचूं तो समानुपाती हो गए। और समानुपाती का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, ये तो आपको पता है। चलिए अब करते हैं हमारे स्पेशल केस कि हमें तो अक्ष और निरक्ष पे चाहिए कि कितना होता है। ठीक है, अगर आपका बिंदु P अक्ष पर आ जाए, अब थोड़ा सा डायग्राम बैक पे आते हैं और देखते हैं कि बिंदु P अक्ष पर कैसे आएगा। ये देखिए, ये रहा आपका बिंदु P। इस बिंदु P को उठाइए और यहाँ अक्ष पर रख दीजिए। अक्ष क्या होता है, द्विध्रुव का अक्ष और निरक्ष हम लोग पढ़ चुके हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्ष कहलाती है और दोनों आवेशों के लंबवत जाने वाली रेखा निरक्ष कहलाती है। जानते हैं ना, बिंदु P को उठाया यहाँ रख दिया, तो बताओ ये थीटा, जैसे जैसे बिंदु P यहाँ आएगा थीटा बताओ 0 होगा नहीं होगा। थीटा क्या है, थीटा है P और R के बीच का एंगल, यही तो है, तो ये 0 हो जाएगा। और अगर बिंदु P को आप निरक्ष पे लाओगे, निरक्ष क्या होगा इसका, ये बिंदु P को उठा के यहाँ लाओगे तो बताओ थीटा आपका 90 होगा नहीं होगा, होगा। तो बस यही केस करना है, अक्ष के लिए 0 रख दीजिए, निरक्ष के लिए 90 रख दीजिए। चलिए आते हैं हमारे स्पेशल केस पे। अब देखिए तो थीटा बराबर 0, ये चीज़ समझ में आ गई ना डायग्राम से। तो cos 0 1, तो कितना आ गया अक्ष पे, KP/r²। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला था ना हमारा, ये वाला, इसमें रख दिया cos 0 1 तो KP/r²। अब निरक्ष के लिए रख दीजिए थीटा 90, cos 90 0, तो v निरक्ष कितना आ गया 0। यानी कि द्विध्रुव के अक्ष पर तो पोटेंशियल होता है लेकिन उसके निरक्ष पर पोटेंशियल 0 होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो हम क्या कह सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर विद्युत विभव 0 होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र 0 था क्या। थोड़ा याद करिए, लास्ट चैप्टर हमने द्विध्रुव के अक्ष और निरक्ष पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। अगर मैं अक्ष की बात करूं तो कितना आया था 2kP/r³, और मैं निरक्ष की बात करूं तो कितना आया था kP/r³। यानी कि हमें अक्ष और निरक्ष दोनों के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, लेकिन पोटेंशियल की जब बात करी तो अक्ष पर तो मिला लेकिन निरक्ष पे 0 हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम ये नहीं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल 0 नहीं हो सकता, हो गया ना इस केस में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से ये रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। बिंदु आवेश के कारण v कितना होता है KQ/r, अभी हमने लास्ट वीडियो में निकाला था। लेकिन द्विध्रुव के कारण v कितना होता है KQD cos θ/r²। यानी कि यहाँ तो जो v था वो केवल r पे निर्भर कर रहा था, क्यों, k भी कांस्टेंट q भी कांस्टेंट, तो v r पर था। लेकिन यहाँ KQD ये तो सब कांस्टेंट है, मान लिया KQ कांस्टेंट है, लेकिन d cos θ/r², ये जो टर्म है d cos θ/r², यानी कि सामान्य जो परिस्थितियाँ होती है उनमें द्विध्रुव के कारण जो उत्पन्न विभव होता है वो बिंदु आवेश के विभव का d cos θ/r गुना होता है या नहीं। कंपेयर करिए KQ/r, तो एक r इधर चला गया तो ये आ गया d cos θ/r, तो इसका इतना गुना होता है द्विध्रुव पे। ओके, थर्ड क्या है, r जो है वो d से बहुत बड़ा होता है, भाई ये तो हम जानते हैं। तो v प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि जो बहुत छोटे द्विध्रुव होते हैं उनके लिए तो v जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है ना। अब द्विध्रुव के कारण विभव दूरी के अलावा, जो दूरी है उसके अलावा p और r के बीच के एंगल पर भी निर्भर कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो थीटा है वो p और r के बीच का एंगल ही तो है, p और r के बीच का ही तो है, तो ये थीटा पे भी तो डिपेंड कर रहा है। थीटा जब 0 हो गया तो इसकी वैल्यू कुछ और आई, थीटा जब 90 हो गया तो इसकी वैल्यू 0 आई, तो यानी कि थीटा पे डिपेंड कर रहा है। थीटा 60 होगा तो कुछ और आएगी,
थीटा 30 होगा तो कुछ और आएगी। यानी कि द्विध्रुव के लिए विभव सिर्फ आर पर ही निर्भर नहीं कर रहा, आर और पी के बीच का जो एंगल है उस पर भी निर्भर करता है ना। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ पूछी जा सकती है। बताइए द्विध्रुव के लिए आपका जो पोटेंशियल है वो किस किस पर निर्भर करता है? आर व थीटा दोनों पर नहीं, या फिर कुछ भी दे सकता है, तो आर और थीटा दोनों पर निर्भर करेगा। ओके बच्चों, तो आज का डेरिवेशन बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। ठीक है, आप लोग इसको दोबारा करिएगा, आप लोगों को बहुत आसान लगेगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, स्पेशल केसेस ध्यान रखना है, ग्राफ आपको बनाने आने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।